मेटल, हाँ मेटल का रेडियस कितना दिया होगा बोलिएगा? 10 सेंटीमीटर। अ मेटल स्फेयर, अ मेटल स्फेयर, अ मेटल स्फेयर is given, a metal sphere is given of radius 10 centimeter, of radius 10 centimeter। एक मेटल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है। 2019 का मेंस क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्फीयर के सरफेस पर ऊपर से बर्फ से कोटिंग कर दिए, बर्फ से कोटिंग कर दिए, समझ गए? देखो हम लैंग्वेज बाद में लिख देंगे। ये जैसे मेटल का स्फीयर है ना, और इसकी रेडियस r बराबर 10 सेंटीमीटर, और क्या किए कि ऊपर से, सरफेस के ऊपर से हमने बर्फ से कोटिंग कर दिया, बर्फ का लेयर चारों तरफ से लगा दिए, और बर्फ का जो थिकनेस है वो एक यूनिफॉर्म थिकनेस है। इन चारों तरफ से बर्फ का थिकनेस इक्वल है। बर्फ का थिकनेस क्या है? इक्वल है। देखो डॉटेड लाइन बना रहे हैं, डॉटेड लाइन, ठीक है। ये पूरा जो शेड कर रहे हैं ये समझिए बर्फ है, बर्फ है। ऊपर से बर्फ से हम लोग कोटिंग कर दिए। डायग्राम बनाना जरूरी है, समझ गए? और चारों तरफ से थिकनेस की वैल्यू सेम है, बर्फ का थिकनेस चारों तरफ से सेम है। तो आप मान लो कि थिकनेस का वैल्यू x के बराबर है, थिकनेस का वैल्यू x के बराबर है। और अब जाहिर सी बात है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघलने लगता है, तो ये बर्फ भी, जो स्फीयर के ऊपर से बर्फ की कोटिंग है, वो बर्फ पिघलने लगा। और बर्फ के पिघलने का रेट दिया हुआ है, बर्फ के मेल्ट करने का रेट दिया हुआ है, वॉल्यूम रेट दिया हुआ है, यानी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, समझ गए? तो अब क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। अ मेटल स्फीयर इज गिवन ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इट इज कोटेड विथ, इट इज कोटेड विथ, it is coated with ice, it is coated with ice of uniform thickness, it is coated with ice of uniform thickness, it is coated with ice of uniform thickness। क्लियर है? और बर्फ पिघलने लगा, the ice melts, the ice melts, the ice melts, the ice melts at the rate of, the ice melts at the rate of, बर्फ के पिघलने का रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। हाँ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। यूनिट को पकड़ो, यूनिट को पकड़ो, सीएम क्यूब पर मिनट, यानी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, है ना। यानी बर्फ पिघल रहा है तो उसकी वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है, उसकी वॉल्यूम घट रही है 50 सीएम क्यूब पर मिनट के रेट से। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जब बर्फ पिघलेगा तो उसका थिकनेस भी घटेगा। तो कहता बताइए थिकनेस के घटने का रेट क्या होगा? थिकनेस के घटने का रेट क्या होगा? कैलकुलेट द रेट ऑफ, कैलकुलेट द रेट ऑफ, calculate the rate of decrease of thickness, calculate the rate of decrease of thickness, decrease of thickness, thickness of ice, thickness of ice when, कब? जब थिकनेस की वैल्यू, जब थिकनेस की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर, जब थिकनेस की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर, when thickness is 5 सेंटीमीटर। यही प्यारा सा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। when thickness is 5 सेंटीमीटर। और ये कोई इंसिडेंट था, हमको पता तो नहीं था, लेकिन पिछले क्लास में जो होमवर्क दिए थे हम उल्टा कोण का, वो भी 2019 के ही मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन था, है ना। वो जब सना ने क्वेश्चन भेजा तो मैंने देखा कि वही क्वेश्चन तो हम दिए थे होमवर्क के रूप में। तो खैर
आइए इस क्वेश्चन पर, हमको लगता है सवाल समझ में आ गया होगा। आपके पास एक मेटल का स्फीयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। स्फीयर के सरफेस के ऊपर से आपने आइस से कोट किया यूनिफॉर्म थिकनेस का। आइस पिघलने लगा और आइस के वॉल्यूम के घटने का रेट है 50 cm³ पर मिनट। आइस के वॉल्यूम के घटने का रेट है, पकड़िए इस बात को, 50 cm³ पर मिनट आइस के वॉल्यूम के घटने का रेट है। और आपको निकालना है कि थिकनेस के घटने का रेट क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि किसी टाइम पर आइस का थिकनेस x के बराबर है। आइस का थिकनेस x के बराबर है। लेट at certain instant thickness of ice is equal to x। मान लिया बर्फ का थिकनेस x के बराबर। अब एक दिमाग लगाना है कि वॉल्यूम जो घट रहा है वो बर्फ का, किसका? बर्फ का। तो आपको बर्फ का वॉल्यूम निकालना होगा। आपको इक्वेशन जो लेना होगा, इक्वेशन जो निकालना होगा वो आइस का वॉल्यूम निकालना होगा। मतलब ये जो शेडेड रीजन है आपको इसकी वॉल्यूम निकालनी होगी। तो दिमाग लगाइए 10th क्लास के कॉन्सेप्ट से, इस शेडेड रीजन का वॉल्यूम क्या होगा। तो ऐसे सोचो कि ये जो आउटर लेयर है बर्फ का, इसका वॉल्यूम निकाल लो और घटा दो बॉल के वॉल्यूम से, घटा दो बॉल के वॉल्यूम से, तो आपको वॉल्यूम ऑफ आइस आ जाएगा। आपको वॉल्यूम ऑफ आइस आ जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? सब लोग बोलिएगा। यस सर। हाँ, आप लोग वॉल्यूम ऑफ आइस कैलकुलेट कर लीजिए, यानी इस हिस्से का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए बाबू लोग, वॉल्यूम ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ आइस यानी V बराबर, तो पहले इस आउटर लेयर का वॉल्यूम, तो ये बताओ आउटर लेयर का रेडियस क्या होगा? r प्लस एक्स है ना। तो 4/3 पाई r प्लस एक्स का होल क्यूब, चूंकि एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, है ना। तो ये बराबर 4/3 पाई इंटू r प्लस एक्स का होल क्यूब। अब घटाना पड़ेगा इसमें इस वॉल्यूम को। तो बताइए इसका रेडियस r है तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। बस अगर इतना आप कर दिए तो आपका काम हो जाएगा, है ना। ये जो वॉल्यूम आपने कैलकुलेट किया वो आइस का कैलकुलेट किया। वॉल्यूम आपने किसका कैलकुलेट किया बाबू? किसका कैलकुलेट किया? बोलिए। आइस का आपने कैलकुलेट किया। चलिए अब क्वेश्चन आपका तैयार है। आइस के वॉल्यूम के घटने का रेट दिया हुआ है, यानी dV/dt दिया हुआ है, और थिकनेस के घटने का रेट निकालना है, यानी dx/dt निकालना है। लेकिन ये बहुत लूज लैंग्वेज हुआ। सुनो मैंने क्या कहा था, अगर वॉल्यूम घट रहा है तो dV/dt नेगेटिव होगा और घटने का रेट माइनस dV/dt होगा। और अगर थिकनेस घट रहा है तो घटने का रेट यानी dx/dt नेगेटिव होगा और घटने का जो रेट होगा वो माइनस dx/dt होगा। तो सुनो ये जो वैल्यू है ये dV/dt का नहीं है बल्कि माइनस dV/dt का है, और आपको वैल्यू निकालना है माइनस dx/dt का। समझ में आया बात? सबको समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। हाँ, अगर इंक्रीज करता रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। इंक्रीज करने के केस में बदलने का रेट और बढ़ने का रेट दोनों बराबर होता है, लेकिन डिक्रीज के केस में बदलने का रेट नेगेटिव, यानी मान लो कि dV/dt नेगेटिव होगा और घटने का रेट हो जाएगा माइनस dV/dt। समझ गए? चूंकि घटने का रेट ऑलवेज पॉजिटिव लाना है आपको। समझ में आया बात? बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? बोलिए। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस सर। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसलिए परफेक्शन से चलिए, खाली आंसर के चक्कर में मत रहिएगा। चलिए देखिए, अब बस डिफरेंशिएशन का खेल खेलना है हम लोग को। डिफरेंशिएशन का खेल खेलना है। v बराबर आ गया 4/3 पाई इंटू r प्लस एक्स का
होल क्यूब माइनस 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। चलो डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डीवी बाई डी टी बराबर पहला टर्म 4/3 पाई कांस्टेंट है, बाहर किया। अब सुनिए, इसको डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, कांस्टेंट पावर बेस, तो पहले बेस के रेस्पेक्ट में, यानी पहले r प्लस एक्स के रेस्पेक्ट में और r प्लस एक्स को t के रेस्पेक्ट में, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ r प्लस एक्स का होल क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू r प्लस एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू r प्लस एक्स, और फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ r प्लस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू किसके, टाइम। क्लियर है? और ये देखो, ये एक कांस्टेंट टर्म है बाबू, ये एक कांस्टेंट टर्म है, बाहर का है के लिए कोई वेरिएबल को थोड़े मल्टीप्लाइड है, अकेला कांस्टेंट है, डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। बोलो क्लियर सबको, बोलो बाबू लोग। यस सर। चलिए, तो डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3 बाहर हो जाएगा और r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पे दो टर्म है, दोनों का अलग अलग, r कांस्टेंट है उसका जीरो, और जीरो प्लस डी एक्स बाई डी टी। क्या बात है, सवाल आपका क्लियर हो गया लगभग। डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पे 3 से 3 को आप काट दें, तो डीवी बाई डी टी बराबर 4 तिया 12 पाई इंटू आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। देखो आंसर यहां से भी आ जाएगा, लेकिन दैट विल नॉट बी लॉजिकल। सर हाँ बोलो बोलो। सर 4 पाई होगा, और 3 से 3 3 तो कैंसिल हो गया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। आंसर यहां से भी आ जाएगा, लेकिन चूंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है और डिक्रीज करने का रेट दिया हुआ है, और थिकनेस भी डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज करने का रेट निकालना है, आप माइनस साइन दोनों तरफ लगा दीजिए, यहां भी माइनस लगा दीजिए, यहां भी माइनस लगा दीजिए, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। तो देखो माइनस डीवी बाई डी टी है ना, ये हुआ डिक्रीज करने का रेट, वॉल्यूम के डिक्रीज करने का रेट। जो क्वेश्चन में एक्चुअली माइनस डीवी बाई डी टी का मान 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट दिया हुआ है, समझ गए? ये डिक्रीज करने का रेट हुआ, समझ गए? ये वॉल्यूम के डिक्रीज करने का रेट हुआ, तो बराबर 4 पाई इंटू आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहां भी लगा दीजिए माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी टी, माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी टी, यानी माइनस जब लग गया वहां पर, तो थिकनेस के डिक्रीज करने का रेट, थिकनेस के डिक्रीज करने का रेट, समझ गए? आप dx बाई डी टी मत लाना, आप माइनस dx बाई डी टी लाना। अगर क्वेश्चन कहता कि थिकनेस के बदलने का रेट निकालो, तब dx बाई डी टी लाते, समझ गए? अगर क्वेश्चन कहता कि थिकनेस के बदलने का रेट निकालो, तब क्या लाते? dx बाई डी टी। लेकिन हाँ, यहाँ पे कह रहा थिकनेस के घटने का रेट निकालो, तो आपको निकालना होगा माइनस dx बाई डी टी, आपको निकालना होगा माइनस dx बाई डी टी। चलिए काम हो चुका है। बताओ वॉल्यूम के घटने का रेट दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, 50 लिखा 4 पाई। चलिए रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर 10 लिखा, और आपको ये कब निकालना है? थिकनेस के घटने का रेट जब थिकनेस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, जब थिकनेस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो 10 प्लस 5 अब पूरे का होल स्क्वायर इंटू माइनस डी एक्स बाई डी टी, माइनस डी एक्स बाई डी टी, यानी 50 बराबर 4 पाई 10 प्लस 5 15, 15 का स्क्वायर 225 इंटू माइनस डी एक्स बाई डी टी, माइनस डी एक्स बाई डी टी। यहां से कैलकुलेट कर लेना है माइनस डी एक्स बाई डी टी को, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? बोलिए। यस हो गया। चलिए देखिए यस एकदम, बताओ जब क्वेश्चन को मैनिपुलेट किए हम, तो क्वेश्चन इजी लगा कि नहीं लगा? बोलिए आप लोग, क्वेश्चन इजी लगा कि नहीं लगा? यस सर।
आप यहां से निकाल लो माइनस डी एक्स बाई डी टी, तो माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी टी। जानते हैं ये माइनस का फर्क नहीं समझिएगा, केमिकल काइनेटिक्स जो केमिस्ट्री में चैप्टर है, आप एक भी रिएक्शन का सही से रेट नहीं लिख पाइएगा। और जानते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन पर दो दो क्वेश्चन पूछता है हर साल, इसी वजह से कि जानता है कि बच्चा बस dx बाई dt समझता है, ये नहीं समझता है कि कंसंट्रेशन अगर घट रहा है तो वहां पे माइनस dx बाई dt लिखा जाएगा। समझ गया बात को? और सही से लोग एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं इसको। क्लियर है? तो आपको यहाँ पर घटने का रेट निकालना है, और घटने का रेट ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। और dx बाई dt यहाँ पे नेगेटिव है, उसके आगे माइनस साइन लगाना होगा, तब जाके वो पॉजिटिव बनेगा, एंड दैट विल गिव यू रेट ऑफ डिक्रीज, दैट विल गिव यू रेट ऑफ डिक्रीज। बोलो समझ में आ रहा है मेरी बात? बोलिए। यस सर। हाँ, तो माइनस dx बाई dt बराबर, चलो ये नीचे आ जाएगा 50 बाई 4 पाई इंटू 225, है ना। हमको लगता है 225 इंटू 4 1000 हो जाएगा क्या? 1000, तो बराबर 50 बाई 1000 इंटू पाई, है ना। ये और ये सही क्या है जी? सही है, बोलो। यस सर, सही है सर। 1000 नहीं होगा, ये 900 होगा सर। 900 होगा। चलिए 900 पाई, सॉरी ये 0 से 0 कैंसिल, और ये बराबर 1 बाई 18 पाई। 1 बाई कितना? 18 पाई। बोलो आंसर है 1 बाई 18 पाई। सना? यस सर है। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर। हो गया सर। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के न्यूमेरिकल्स में क्या फर्क है मालूम? कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको एक रेंज ऑफ फॉर्मूला पता होता है जिसके अंदर क्वेश्चन बन जाएगा आपका, लेकिन मैथ में फॉर्मूला का कोई रेंज नहीं है, वहां इमेजिनेशन आपको पहले करना होगा। देखिए इस सवाल में आपको क्या इमेजिनेशन करना पड़ा, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया मेरी बात? यस सर। हम बार बार एक चीज कह दें आपको, सुनिए एक चीज समझ लीजिए आप, जो मतलब हमेशा काम आएगा। समझ गए? अभी एक क्लास इसका हम कुछ मेंस का क्वेश्चन और लेंगे, एडवांस का भी क्वेश्चन हम सर्च करते हैं तो आपको नेक्स्ट क्लास में हम करवाएंगे। सुनो बात क्या है यहाँ पर, जैसे dy बाई dx आप जो ये लिखते हैं, सुनिए बात को, ये है y के चेंज करने का रेट x के रिस्पेक्ट में। यहाँ देखिए y के चेंज करने का रेट x के रिस्पेक्ट में, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, समझ लो आज कभी गलती नहीं होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। बेसिक क्लियर कर लीजिए। अब दो बात हो सकता है चेंज करना, y इंक्रीज भी कर सकता है और y डिक्रीज भी कर सकता है। अगर मान लो y इज इंक्रीजिंग, तो सुनिए आपका dy बाई dx पॉजिटिव होगा। हम पहली क्लास में कह दिए थे dy बाई dx पॉजिटिव होगा, तो ये dy बाई dx दोनों माने रखेगा, y के बदलने का रेट भी और y के इंक्रीज करने का भी रेट, दोनों माने रखेगा। y के बदलने का भी रेट और y के इंक्रीज करने का भी रेट। कॉन्सेप्ट क्लियर? बोलो बाबू लोग बोलो। यस सर। हाँ, इसमें दोनों मीनिंग आ गई। रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, वो लिखने की जरूरत नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y, या आप दोनों बात कह सकते हैं, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ y, सॉरी इंक्रीज ऑफ y, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ y, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ y, ये बात हो गया। अब अगर मान लो y डिक्रीज कर रहा है, y अगर डिक्रीज कर रहा है, y अगर डिक्रीज कर रहा है, तो सुनिए पहला काम आपका dy बाई dx ये नेगेटिव होगा। dy बाई dx क्या होगा बोलो, क्या होगा बोलो? नेगेटिव होगा। अब सुनिए dy बाई dx को यहां पे आप ये कहिएगा कि y के बदलने का रेट, ये गलत नहीं है, y के बदलने का रेट ये गलत नहीं है, ये सही है ना। इसको आप यहां पे कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, ये बोलना सही है, ये बोलना सही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y। लेकिन ये बोलना गलत है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ y,
ये बोलना गलत है, ये बोलना गलत है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वाई। बताओ रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वाई क्या होगा, बोलो बोलो क्या होगा? माइनस डी वाई बाई, माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। वेरी गुड, माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। हाँ, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वाई, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वाई, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वाई ये बराबर होगा माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, समझ में आई बात? क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत काम करेगा ये। हो गया सर। अच्छा, आप हमसे कह सकते हैं सर एक और एग्जाम्पल से बताइए हमको। चलो आओ, हर प्लेटफॉर्म को यहां पर खड़ा कर देते हैं। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट यानी बी, ए ने दिया बी में कन्वर्ट हुआ। सुनो बात को, ए डिसअपियर हो रहा है, अब बी अपियर हो रहा है। ए घट रहा है और बी बढ़ रहा है। बोलो बाबू बोलो। यस सर। ए घट रहा है और बी बढ़ रहा है। समझ गए बात को? सुनिए, आपको कहा जाए रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज नहीं बोले हम, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, रेट ऑफ डिक्रीज, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए। अगर आप ये लिख देते हो डिफरेंशिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, आपको केमिस्ट्री में 0 नंबर आएगा, है ना? लोग पढ़ा देता है ऐसे, ये गलत है। ये जब घट रहा है और यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ ये कुछ और लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज नहीं लिखा हुआ है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। बताओ, और ये घट रहा है ना, यहाँ क्या लगाइएगा बोलिए, क्या लगाइएगा बोलिए? माइनस साइन। हाँ, पूरी केमिकल काइनेटिक्स इसी पे आप खेल जाइएगा, डीवाई बाई डी एक्स एज अ रेट मेजर से। समझ गए बात को? पूरी केमिकल काइनेटिक्स। उसी प्रकार बी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर डीबी बाई डी टी लिख देते हैं वो सही होगा। बदलने का रेट और बढ़ने का रेट दोनों एक ही चीज होगा। समझ गए? तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी बराबर, यहां पर आपको नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए बी के कंसंट्रेशन के बदलने का रेट, जैसे आप लिखते हैं डीबी बाई डी टी। क्या लिखिएगा? डी बाई डी टी, डी कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टी। बोलो क्लियर है? बताइए, अगर मेरे डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर अगर आपको प्रॉफिटेबल लगता है तो बोलिए, और अगर नहीं है तो बिल्कुल बकवास क्लास हुआ ये। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, समझ आ रहा हूँ। हो गया सर। ठीक है, आप लोग के लिए हम एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। समझ गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है। मान लो इस ओ बिंदु से दो हाईवे पास किया, एक रोड इस तरह से और एक रोड इस तरह से। समझ गए? और ये पॉइंट का नाम क्या दिया? ओ। समझ गए? क्वेश्चन ये है, एक ही साथ ओ से पर्सन ए मूव किया और पर्सन बी इधर मूव किया। ए पर्सन इधर मूव किया विथ स्पीड v, और बी पर्सन इधर मूव किया विथ स्पीड v। बोलो क्लियर बाबू लोग? बोलो, नहीं बोलिएगा कोई। इधर गया दूसरा पर्सन, है ना? और दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है। दोनों रोड के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है? थीटा। क्वेश्चन ये है कि ये बताओ कि टी टाइम पर दोनों के बीच का डिस्टेंस किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। जाहिर सी बात है ए यहां पहुंचा होगा, बी यहां पहुंचा होगा। पहले दोनों बिल्कुल यहां पर था तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 था। जब ए यहां आ गया और बी यहां आ गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? फिर और बढ़ेगा। इस तरह से दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए टी टाइम पर दोनों के बीच का डिस्टेंस किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। बोलो, कर लीजिएगा, बोलिए बाबू लोग। यस सर। हाँ, और थीटा फिक्स्ड है यहाँ पर, दोनों रोड के बीच का एंगल फिक्स्ड है, थीटा कांस्टेंट है।
थीटा कांस्टेंट है। तो देखिए, कैलकुलेट द रेट ऑफ सेपरेशन, द रेट ऑफ सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, है ना। ए और बी के बीच का सेपरेशन किस रेट से बढ़ रहा है, एट टाइम टी सेकंड, टी टाइम पर। क्लियर है? आप आराम से बना सकते हैं क्वेश्चन को। हिंट दे दें क्या कि बनाइएगा? बोलिए, हिंट दे दें। सर दे दीजिए। हिंट दे देते हैं, चलो, बहुत अच्छी बात है। ये बताओ, दोनों एक साथ स्टार्ट हुआ तो टी टाइम के बाद ये v स्पीड से चला, मान लो ए यहां पहुंच गया, बताओ दूरी कितना तय किया? vt। कितनी दूरी तय किया? बोलो vt, बोलो अब। हाँ, b यहां पहुंच गया, बताओ b ने कितनी दूरी तय किया? vt। सुनो, आपको निकालना है उनके बीच का सेपरेशन किस रेट से हो रहा है। तो आप टी टाइम पर निकाल लो दोनों के बीच का डिस्टेंस, आपको एल निकालना पड़ेगा और इसी एल के इंक्रीज करने का रेट निकालना है। अरे बाबू, ए और बी के बीच का सेपरेशन एल है कि नहीं है? बोलिए। यस सर है। हाँ, और इसी एल के इंक्रीज करने का रेट निकालना है। तो अब आप क्या करो, इस ट्रायंगल में आप एल के लिए इक्वेशन ले आओ। ये भी वीटी है और ये भी वीटी है और आपको एल कैलकुलेट करना है। कोसाइन लॉ लगा दो। कौन सा लॉ? बोलो, कौन सा लॉ? कोसाइन लॉ। जो फिजिक्स के पहले क्लास में हम पढ़ाते थे, है ना, यूजिंग कोसाइन लॉ लो बना ही दिया क्वेश्चन, यूजिंग कोसाइन लॉ, है ना। कॉस थीटा, ये प्योर मैथ है, बराबर इतना का स्क्वायर अब प्लस इतना का स्क्वायर, यानी वीटी स्क्वायर अब प्लस वीटी स्क्वायर, है ना, यानी 2v स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस एल का स्क्वायर, अब बाई 2 इंटू वीटी यानी 2 इंटू वी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। समझ में आ गया बात? सब लोग बोलिए। यस सर। कोसाइन लॉ यूज किया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2v स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अब बराबर 2v स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अब माइनस एल स्क्वायर को इधर कर दो, तो एल स्क्वायर बराबर 2v स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। सर कॉस थीटा भी तो होगा। छूट गया कॉस थीटा, सॉरी, 2v स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा अब बराबर 2v स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अब माइनस एल स्क्वायर को इधर ले आइए, तो एल स्क्वायर बराबर 2v स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अब माइनस 2v स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू कितना? कॉस थीटा। बोलो, सबको क्लियर? बोलो। यस सर। और अब यहाँ से आपको एल को डिफरेंशिएट कर लेना है टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी डीएल बाई डी टी निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? बोलिए, क्या निकाल लेना है? डीएल बाई dt। बताओ, क्वेश्चन लाइन अप हो गया ना? बोलिए। यस सर। तो यही है मैथ्स का देखिए सच्चाई यही है। और अभी जब मैक्सिमम मिनिमम में जाइएगा तो और फिर उसमें देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन बनता है। तो फंक्शन का भी नॉलेज उसमें चाहिए, डोमेन रेंज का भी नॉलेज मैक्सिमम मिनिमम में चाहिए। तो खैर वो सब हम जब मैक्सिमम में स्टार्ट करेंगे तो वो सब बेस पहले देंगे आपको। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा सब लोग। जी सर। हो गया? यस सर। यस सर। शिद्रा समझ में आया कि नहीं आया? शिद्रा, हेलो सर। यस सर। चलो ठीक है।